गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एंड एनसीईआरटी बुक से लाइफ प्रोसेसेस। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम यहाँ देखेंगे कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या अलाइव है और क्या नॉन अलाइव है, मतलब कि क्या जीवित है और क्या अजीवित है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हम यहाँ पे ये देखते हैं जैसे कि कोई डॉग है, अगर वो दौड़ रहा है, या कोई मैन है वो चिल्ला रहा है, या मतलब कोई काऊ है वह च्युइंग कर रही है, तो हमको आसानी से पता चल जाता है कि ये चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. मतलब हम देखते हैं कि वे सांस ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती है कि ये चीज़ें अलाइव हैं। What about plants? अब हम देखेंगे कि प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में कैसे जानेंगे कि वो अलाइव है या नॉट अलाइव है। हमें एनिमल के बारे में तो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वो चलता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, चिल्लाता है, तो आसानी से हम पता कर लेते हैं कि अलाइव है। बट हम प्लांट के केस में कैसे पता करेंगे कि वो अलाइव है या नॉट अलाइव है। जैसे हमें प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है ना, तो हम उनको ब्रीथ करते हुए देख पाएंगे कि प्लांट से ब्रीथ कर रहा है, और ना तो वो चिल्लाएगा ना दौड़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के केस में हम इसको कैसे पता करेंगे कि वो जीवित प्राणी है या अजीवित है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी see them green, some of us we see, but what about plants that have leaves of color other than green? They grow over time, so we know that they are alive. अब हम प्लांट्स के केस में ये देखते हैं कि जैसे प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो हमें हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अगर वो ग्रीन हैं और उनकी ग्रोथ जो प्रॉपरली हो रही है, वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये प्लांट्स जो हैं वो अलाइव हैं। सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स either growth related or not as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive. अगर कोई प्लांट जो होता है उसका ग्रोथ जो है रुक गया है, तो हमें मतलब ये देखना रहता है कि प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब हमें पता चलता है कि अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल movements, so using visible movements as the defining characteristic of life is not enough. Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example, in these visible molecular movements necessary for life. If we ask these questions to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movements in them until they infect some cells, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, these organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the times.
What are the maintenance process in living organism? Let us example. पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जो वायरस होते हैं वो उन्हें हम ये नहीं कहते कि वो एक अलाइव है या नॉट अलाइव है। जैसे वायरस जो होते हैं वो जब तक किसी भी जीवित सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे वो एक क्रिस्टल फॉर्म के रूप में कहीं भी रहते हैं। वो ना ग्रोथ करते हैं, ना वो कोई बीमारी फैला सकते हैं, वो कुछ भी नहीं, एक निष्क्रिय की तरह वो पड़े रहते हैं। वो समझ को कि वो एक कोई भी उनके अंदर समझो ये अजीवित की तरह वो होते हैं जब तक कि वो किसी भी ऐसे सेल्स के कांटेक्ट में ना आए जिससे उनको प्रॉपर ग्रो करने का मौका ना मिले। जैसे कोई भी सेल्स है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में कहीं भी है और अगर उसे उसके अनुकूल माहौल इन्वायरमेंट मिल गया तो या किसी वो एनिमल्स या किसी ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आ गया तो वो उसे जब प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और वो अपने संख्या को बहुत तेज़ी से हज़ारों लाखों की संख्या में बढ़ा देते हैं और इस प्रकार वो कई प्रकार की डिजीज़ कॉज करते हैं। What are life processes? The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, if we are just asleep. This maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes. इसमें हम पूरा यही देखते हैं कि लाइफ हमारे जो लाइफ है वो कैसे मेंटेनेंस होती है। Since these maintenance process are needed to prevent damage or breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual's organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food. जैसे हमें किसी भी काम करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो होती है वो हमारे बॉडी में आउटसाइड से ही हमको मिलती है और वो एनर्जी हम किसके रूप में अपने शरीर कैसे हमको मिलती है, इससे उसको हम फूड कहते हैं। कोई भी भोजन हम अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वह वो भोजन जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। इस प्रकार हमारे बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो फूड होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड since environment is not under the control of the individual's organism. These source of energy therefore need to be broken down or built up in the body. They must be finally converted to a uniform source of energy that maintaining living structure as well as to the kinds of molecules the body are necessary. Oxidizing reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sources from outside the body. The processes of acquiring oxygen from outside the body and to use it is in the process. Breakdown of food source for cellular need is what we call respiration. In the case of a single organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environments. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they
perform. We are familiar with the idea of these specialty tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the functions of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all parts of the body need them. This situation created a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste produced are therefore needed to be removed for the body and discarded outside by the process called excretion. अब हमें यहाँ पे ये है कि हमको मतलब जब कभी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो फूड से मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने फूड को इनटेक किया बॉडी में और वो सारे फूड जो एनर्जी में ही चेंज हो जाते हैं, बल्कि हम फूड को अपने बॉडी में जब लेते हैं तो हम उसे माउथ से खाते हैं, चबाते हैं, फिर कई सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन होता है और उसके बाद जो फूड्स होते हैं वो उसमें कई केमिकल रिएक्शन के बाद जब हम आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन में कि केमिकल रिएक्शन के बाद फिर वो फूड जो होते हैं वो कुछ ऐसे जब जो यूज के होते हैं उसको हमारे जो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में पहुंचाते हैं, जो फंक्शन करता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको बॉडी जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी से हमारे बाहर चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. वही न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हमको जो है वो फूड के थ्रू हमारे बॉडी को पोषक तत्व जो मिलते हैं। जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर हमको बाइसिकल चलाना है या कुछ टहलना है तो किसी भी चीज़ के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें फूड से मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? The general requirements for energy and materials is common in all organisms, but it is unfulfilled in different way. Some organisms are simple food materials obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms includes animal and fungi. जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब जो हमारे बॉडी में जो जैसे जो ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो खुद से बनाते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड जो खुद बनाते हैं और इनका जो फूड होता है वो उसको हम अपना फूड वो खुद बनाते हैं और इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो मतलब एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड जो है एंजाइम कैटलिस्ट के
उसमें बायो कैटलिस्ट के प्रोसेस के द्वारा बना, जिससे उसमें एंजाइम प्रेजेंस होता है और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो जो है उन्हें वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे पे अपने भोजन को बनाने के डिपेंड रहते हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ्स पे ही अपना भोजन बनाने के लिए डिपेंड रहते हैं, और इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight एंड क्लोरोफिल। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें सनलाइट होता है और क्लोरोफिल भी होता है, और वो ऑक्सीजन और कुछ वाटर को रिलीज करती हैं। नहीं, फिर जब मतलब वाटर और CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6, और कुछ वाटर भी रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, वाटर नहीं। जैसे कि ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2, ये वाटर है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, C6H12O6 प्लस कुछ O2 रिलीज हो रहे हैं, और 6H2 वाटर भी रिलीज हो रहा है। लेट अस नाउ सी what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process: absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. इस तरह हमने देखा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स एनिमल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स क्या होते हैं, और इसके भी आगे जो बचा हुआ है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।